हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग लाइट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, लाइट चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि देखिए ये जो आपका चैप्टर है ये आपका क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है और साथ ही साथ क्लास 10 में है। 9th क्लास में नहीं लेकिन क्लास 10 में है और इसके क्वेश्चन आपके क्लास 10th से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे सीटेट का सिलेबस कहता है कि साइंस आपको 6 to 8 से आएगा, लेकिन जैसे कि आपने एसिड बेस एंड साल्ट देखा वो भी क्लास 10 से क्वेश्चन आया है। आपका ये लाइट चैप्टर है ये भी क्लास 10th से भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, आज इस चैप्टर में हम सभी को देखेंगे, 10th क्लास वाला भी, 6, 7, 8 वाला भी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने वही सब NCERT के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट क्या होती है। अगर कोई पूछेगा कि ठीक है आप प्रकाश चैप्टर पढ़ लिए हैं तो बताइए कि प्रकाश क्या होता है। तो देखिए, अगर प्रकाश नहीं रहता है तो ना तो आप इसे देख सकते हैं, ना आप हमको देख सकते थे, ना हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले लाइट की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर है कि वस्तु को देखने में, प्रकाश हमें वस्तु को देखने में मदद करता है। बिना प्रकाश के हम बहुत सारी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। हम किसी भी वस्तु को बिना प्रकाश के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, यह क्या है, यह एक एनर्जी का फॉर्म है। अब बात करते हैं कि प्रकाश एक एनर्जी का फॉर्म कैसे है। देखिए, आप इलेक्ट्रिक बल्ब को देखें, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। साथ ही साथ ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो हीट मतलब उष्मा ऊर्जा में। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म है। याद रखिएगा, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार के एनर्जी का फॉर्म है। देखिए, प्रकाश डुअल नेचर दर्शाता है। डुअल नेचर का मतलब क्या है, प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है। यानी कि ये तरंग भी है और ये कण है, फोटोन के रूप में क्या है, तो ये कण है। तो याद रखिएगा, प्रकाश आपका डुअल नेचर को दर्शाता है। ठीक है, डुअल नेचर है, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यह निर्वात में भी चल सकता है। यानी यह क्या है, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, यह क्या है, तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब बात करते हैं कि देखिए, यह प्रकाश पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश देखिए, प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश एक तरंग भी है। तरंग कैसा है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यह कहीं भी आपको जा सकता है। ठीक है, देखिए, प्रकाश ये क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे कि अनुप्रस्थ तरंग को देखेंगे, अगर मान लेते हैं ये कपड़ा टांगने वाला एक रस्सी है, कपड़ा टांगने वाला एक स्टैंड है, यहाँ से आपकी कपड़ा टांग 2 रस्सियाँ हैं। ठीक है, तो आप एक एक रस्सी के सिरे को ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, और जब आप उसको मान लेते हैं सिरे को पकड़े और इसको ऐसे हिलाएंगे, ऐसे रस्सी को, तो ये जो आपका रस्सी है ये कैसे चलता है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे आपको होगा, ऊपर नीचे होगा रस्सी। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश किसको फॉलो करता है, तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और रही बात, देखिए, हम जब ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या है, तो वो अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग को देखते हैं। देखिए, ये तो आपका अनुप्रस्थ तरंग है जो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, रस्सी होता है, जैसे कि एक सिरे को रस्सी को पकड़ेगा तो ऐसे हिलाएगा तो वो ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग देखिए, जैसे कि ये है आपका, सपोज कीजिए, एक सेकेंड, सपोज कीजिए कि ये है आपका रस्सी। तो आपका ये ध्वनि कैसे चलता है, तो ध्वनि आपका ऐसे चलेगा, कुछ टाइम बाद ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे खींचेगा, ऐसे ऐसे होगा ध्वनि में। ठीक है, ऐसे ऐसे, ये कभी ऐसे बराबर सट जाएगा, फिर ऐसे खींच जाएगा। तो ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग कभी खींच जाएगा, कभी पास आएगा, कभी खींच जाएगा, कभी पास आएगा, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। और रस्सी की बात करें, वहीं हम रस्सी की बात करें तो जैसे कि मान लेते हैं ये तार है, सपोज कीजिए कि ये तार है। ठीक है, ये आपका कपड़ा पसारने वाला तार है। अगर हम इसको ऐसे 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 हिलाएंगे ना, तो ये देखिए ऊपर नीचे ऐसे हिलेगा, ऊपर नीचे हिल रहा है। तो ये क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ये ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। प्रकाश ऐसा नहीं है ना कि मान लेते हैं प्रकाश इधर गया, फिर यही वाला प्रकाश ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे वाला ऐसे, तो प्रकाश ऐसे नहीं चलता। प्रकाश हमेशा आपको सीधी डायरेक्शन में चलता है। अगर ये यहाँ से चलना शुरू किया तो ऐसे ही चलेगा, अगर ये यहाँ से चलना शुरू किया तो ये ऐसे ही चलेगा, अगर ये ऐसे चलना शुरू किया तो ऐसे ही चलेगा। यानी कि जब भी मुड़ेगा एकदम सीधी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कि प्रकाश हमेशा सीधी डायरेक्शन में आता है और इसे सीधी डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को आपको पिन होल कैमरा
मतलब वो आपको बताएंगे, तो वो अभी आगे है तो उसको भी समझेंगे। उसी के माध्यम से मालूम चलता है कि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में। प्रकाश की चाल भी पूछता है तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में होता है। यहाँ पर समझ गए। देखिए यहाँ पर एक बार और समझते हैं। अगर कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो देखिए प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि प्रकाश, देखिए प्रकाश डुअल नेचर का होता है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है, प्रकाश एक प्रकार का कण भी है। ठीक है, कण के रूप में कैसे रहता है, तो फोटोन के रूप में रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात करते हैं, प्रकाश एनर्जी का एक फॉर्म है कि जैसे कि आप विद्युत बॉल बांटते हैं, विद्युत बल बारे, तो जो विद्युत है, विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है, प्रकाश ऊर्जा में, और साथ ही साथ ये क्या, उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी कि एनर्जी का क्या है, एक प्रकार का फॉर्म है। यहाँ तक समझ गए। देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह निर्वात में भी आपको चल सकता है, यह निर्वात में भी चल सकता है। यानी कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है, तो याद रखिएगा प्रकाश क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जब भी जाएगा सीधी रेखा में जाए, एकदम सीधे, या तो अगर वो ऐसे भी जा रहा है तो सीधे जाएगा, या फिर ऐसे भी जाएगा तो सीधे जाएगा, ऊपर भी जाएगा तो बिल्कुल ऐसे सीधे जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और यह क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। अनुप्रस्थ तरंग हमने बताया कि ये कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ तक समझ में आया। ये देखिए, फिर इसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, देखिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। फिर उसके बाद निर्वात से थोड़ा कम हवा में होता है, फिर हवा से थोड़ा कम लिक्विड में होता है, लिक्विड से थोड़ा कम ठोस, मतलब ठोस में प्रकाश बहुत मतलब प्रवेश ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में। और ध्वनि इसके जस्ट अपोजिट है। ध्वनि क्या है, ध्वनि निर्वात में होती ही नहीं है। ध्वनि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ठोस में, और प्रकाश ठोस में चलता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश हमेशा याद रखें कि हमेशा प्रकाश क्या होता है, निर्वात में गमन करता है। निर्वात में इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया प्रकाश क्या है। अब देखिए दो यहाँ पर वस्तुओं को दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका दीप्त पिंड, एक आपका अदीप्त पिंड है। यानी कि देखिए दीप्त पिंड क्या होता है, इसको समझेंगे, जिसके पास अपना प्रकाश हो। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं ये मार्कर है, तो इसके पास अगर अपना प्रकाश रहता तो ये इस पर किसी वस्तु का प्रकाश देंगे। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड। ये जो पिंड है आपको, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब सेल्फ है। इनमें स्वयं का लाइट होता है। ठीक है, इनमें स्वयं का लाइट होता है। जैसे कि आपका सन हो गया, सन मतलब सूरज को देखने के लिए ऐसा थोड़ी नहीं कि आप उसको लाइट मारिएगा तभी आपको सूरज दिखेगा, नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है, अपना प्रकाश है। टॉर्च की बात करें तो ये भी अपना लाइट ऐसे मारेंगे तो बढ़ जाएगा, इसके पास भी अपना प्रकाश है। इलेक्ट्रिक बॉल के पास है, मोमबत्ती की ज्वाला के पास भी अपना प्रकाश है, और इलेक्ट्रिक लाइट के पास भी अपना प्रकाश है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए कुछ होती है वस्तुएं अदीप्त पिंड बोलते हैं। अदीप्त पिंड क्या होता है, जब उसे दीप्त पिंड के द्वारा लाइट दिया जाता है। यानी कि जब इन वस्तुओं को देखने के लिए, इन वस्तुओं को हम तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक इसे कोई लाइट नहीं, जब तक कोई इस पर लाइट नहीं मारे। ठीक है, देखिए एक मिनट, यहाँ पर बात करते हैं अदीप्त पिंड की। तो अदीप्त पिंड को देखने के लिए हमें बाहरी प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जब तक इस पर कोई बाहर से प्रकाश पड़ता है तभी इन वस्तुओं को हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं चेयर आपका अंधेरा में है, तो आप अंधेरा में चेयर को तो नहीं देखिएगा, अंधेरा में जाएगा तो तुरंत चोट भी लग सकता है। तो हमें क्या है, जब लाइट जलेगा तो हमें मालूम चलता है कि अच्छा चेयर यहाँ पर है। तो इसमें क्या है, इसको बाहरी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद अर्थ की बात करें तो ये क्या है, इसे भी बाहरी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। आपका देखिए रात के वक्त आपका सूरज दिखता नहीं है और पृथ्वी हो जाती है काली, क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत है। जब तक सूरज का प्रकाश नहीं आएगा पृथ्वी पर लाइट नहीं आएगा। टेबल की बात करते हैं तो वही है बात। इसके बाद बात करते हैं प्लानेट यानी कि ग्रह की बात करते हैं। तो देखिए ग्रहों का भी अपना लाइट नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। मून की बात करें, चंद्रमा पर प्रकाश तब आता है जब उसको सूरज की रोशनी जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब इन सब को देखने के लिए हमें बाहरी प्रकाश की जरूरत। जब तक इस पर बाहरी प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक हम इन वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। और ये वस्तुएं जो है इनका अपना प्रकाश होता है, इनको देखने के लिए कोई बाहर से प्रकाश देने की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आया दीप्त पिंड क्या है और अदीप्त पिंड क्या है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये वस्तुएं हैं, ये तो आपके देखने ज्वाला के अनुसार हो गया। ये देखिए 3 तरह की वस्तुएं होती है। एक आपका होती है ट्रांसपेरेंट, ओपेक, और ये हो गई ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी।
पारभासी, ठीक है। तो ये भी 3 तरह की वस्तुएं हैं, ये इसको भी देखेंगे। देखिए, पारदर्शी वस्तु है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ये वस्तु देखिए, वस्तु के आर पार देखा जा सकता है और ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? वस्तु। वस्तु क्या करती है? प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? पारदर्शी वस्तु हो गई। इसके बाद बात करते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब आर पार ना करने देंगे। अपारदर्शी है तो आर पार नहीं करने देंगे, यानी कि वस्तुओं को अपने पार नहीं, वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते हैं। इसमें क्या है? वस्तुओं को आप आर पार नहीं देख सकते हैं। वस्तु के आर पार, जैसे कि मान लेते कोई वस्तु है तो यहाँ के बाद आप इधर की चीज़ें नहीं देख सकते, तो ये क्या हो गई? ये अपारदर्शी हो गई। परभासी की बात करते हैं तो देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट से आप आर पार देख सकते हैं परंतु क्लियर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर आप समझ रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं ये हमने एक वस्तु लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लगाया, तो आप आराम से इसके आर पार देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गई? इसके आर पार हम देख रहे हैं, लाइट क्या कर रहा है? इसके अंदर घुस जा रहा है। इधर क्या हो रहा है? घुस जा रहा है। तो ये कौन सी वस्तु हो गई? ये आपकी पारदर्शी वस्तु हो गई कि हम किसी भी वस्तु के आर पार देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आर पार इसको देख रहे हैं, तो ये क्या हो गई? ये आपकी पारदर्शी वस्तु हो गई। अब बात करते हैं, देखिए, अब बात करते हैं हम अपारदर्शी वस्तु की, कि इसके आर पार लाइट नहीं जा सकता है। सपोज कीजिए कि हम इस प्लास्टिक को ऐसे रख दिए, तो इसके पीछे जो भी लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कैसी वस्तु हो गई? ये आपकी अपारदर्शी वस्तु हो गई। ये आपको इसके अंदर प्रकाश जा ही नहीं सकता है, इसके पीछे क्या हो रहा है आप देख ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर बात करते हैं पारभासी। पारभासी यानी कि वो वस्तु है जिसके आर पार आप हल्का देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ रखिए, इसको रखिएगा तो इसको बहुत पास आइएगा तो यहाँ देखिएगा कि कुछ जो इधर का जो पार्ट लिखा हुआ है इसमें थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये पारभासी हो गई। यहाँ पर समझने वाली बात है कि देखिए, पारदर्शी वस्तुओं में कोई भी प्रकाश आसानी से अंदर चला जा सकता है, हम आर पार की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम इधर से इधर की भी चीज़ों को देख सकते हैं। अपारदर्शी में हो गई कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो हम इधर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा। और परभासी हो गई कि हम धुंधला देख सकते हैं। जैसे टिश्यू पेपर की बात करें, टिश्यू पेपर तो उसमें आपको देखें तो हम धुंधला धुंधला दिखता है, तो वो क्या हो गई? परभासी हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अपारदर्शी वस्तुएं, यह क्या होता है? शैडो निर्माण करती है, शैडो फॉर्मेशन करती है, छाया का निर्माण करती है। इसी की वजह से छाया का निर्माण होता है। देखिए, ये जो मेरा हाथ है, जैसे कि इसको देख सकती है, जो मेरा हाथ है ये क्या है? अपारदर्शी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कुछ लिख दें, सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका टेबल प्लैनेट मून लिखा और हमने ऐसे हाथ रख दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि इधर पीछे क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है। तो ये कैसी वस्तु हो गई? ये आपकी अपारदर्शी वस्तु हो गई। और यही कह रहा है कि अपारदर्शी वस्तु क्या कर रहा है? छाया का निर्माण कर रहा है। देखिए, हम इस चीज़ को यहाँ रख दिए, लाइट की किरण आपको इधर से आ रही है। देखिए, लाइट की प्रकाश ऐसे सामने से बल्ब जल रहा है तो प्रकाश इस पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आ रही है। तो अब ये क्या कर रहा है? अपारदर्शी वस्तु आ गई। तो देखिए, यहाँ पर आपका शैडो बन रहा है, पीछे शैडो बन रहा है ना, ये शैडो बन रहा है। तो ये क्या करता है कि अपारदर्शी वस्तु के कारण ही शैडो का निर्माण हो रहा है। सपोज कीजिए कि देखिए, लाइट उधर से आ रहा है और हम पीछे खड़े हो गए, तो मेरा शैडो देखिए, हम बीच में अपारदर्शी वस्तु हो गए, मेरे पीछे जो भी लिखा हुआ आप लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिए, मेरे बगल में आपको छाया का निर्माण दिख रहा है, तो क्या होता है कि अपारदर्शी वस्तु ही क्या करती है? छाया का निर्माण करती है, ठीक है। ये दोनों वस्तुएं नहीं करती। तो हमेशा क्वेश्चन में आया हुआ है कि छाया का निर्माण किसकी वजह से होता है? तो अपारदर्शी वस्तु से होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट के कारण ही छाया का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं, देखिए, शैडो के बारे में बात करते हैं। छाया के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, छाया क्या होता है कि जब कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब क्या मैंने लिखा है? वस्तु। तो जब कोई वस्तु लाइट या सन की किरणों को रोकती है तो छाया का निर्माण होता है। छाया का निर्माण कैसे होता है कि जब कोई वस्तु, सपोज कीजिए हम एक वस्तु है, उधर से लाइट आ रहा है, सपोज कीजिए उधर से सूरज का लाइट आ रहा है या फिर बल्ब का लाइट आ रहा है, तो जब कोई वस्तु उस लाइट के किरणों को रोकती है, मान लेते हम उस लाइट की किरणों को रोक दिए, तो देखेंगे कि पीछे छाया का निर्माण हो रहा है। आप देख रहे हैं पीछे छाया का निर्माण हो रहा है। तो यही बात कर रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट या सन की किरणों को रोकती है तो छाया का निर्माण होता है। सपोज कीजिए, देखिए इसको ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से आपका सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो बीच में आपका मान लेते हैं ये प्लांट है, तो ये क्या कर रहा है? इस प्रकाश की किरणों को बीच में तो ये रोक दिया, जब ये रोका तो इसके पीछे यहाँ पर जस्ट इसका प्लांट का आपका शैडो बन जाएगा, ठीक है। तो जब कोई वस्तु
देखिए, जब कोई वस्तु सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणों के बीच में आ जाती है तो यहाँ छाया का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ गए? या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब कोई वस्तु सूर्य की किरणों से मतलब सूर्य की जो किरण आ रही है उसके बीच में हम खड़े हो जा रहे हैं तो मेरे पीछे छाया बन रही है। यहाँ तक समझ आया कि छाया का निर्माण कैसे होगा, कि जब कोई वस्तु लाइट या सन की किरणों को रोकेगी तभी क्या होता है, छाया का निर्माण होता है। देखिए, अब बात करते हैं कि साइज ऑफ शैडो डिपेंड, यानी कि छाया का साइज किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, प्रकाश की स्रोत कि उधर से जो प्रकाश आ रहा है वो कैसा है, तेज प्रकाश आ रहा है, कम प्रकाश आ रहा है, कैसा आ रहा है, उसके अनुसार ही आपका छाया का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वस्तु की दूरी पर देखिए, ये मेरा है, मान लेते हैं अपारदर्शी वस्तु, ओपेक ऑब्जेक्ट, ये है ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, उधर से लाइट आ रही है, उधर से बल्ब जल रहा है आपका, तो देख रहे हैं इसके पीछे एक छाया बन रहा है। अब हम क्या करते हैं कि छाया को इसके पास ले जाते हैं। देखिए, ये अपने हाथ को, जो ये आपका अपारदर्शी वस्तु है, इसको हम लाइट के पास ले जाते हैं तो छाया का देखिए, उधर छाया देखिए बोर्ड पर कि उसका क्या है, छाया आपको कम हो रहा है। लेकिन हम जैसे ही उस लाइट से इसको दूर ला रहे हैं तो देखिए छाया भी आपका बड़ा होता जा रहा है। यानी कि ये वस्तु पर डिपेंड करता है, वस्तु की दूरी पर डिपेंड करता है कि छाया बड़ा होगा या छाया छोटा होगा, या जो ये दिख रहा है वो छाया किसकी बन रही है। अगर हम छाया को भी देखकर क्या होता है, छाया को भी देखकर हमें मालूम चल जाता है कि ये वस्तु, कौन सी वस्तु यहाँ रखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु लाइट या सन, ये तो समझ गए। यहाँ पे देखिए, प्रकाश का स्रोत पर निर्भर करता है, फिर वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है, पोजीशन ऑफ शैडो, ये शैडो के पोजीशन पर भी निर्भर करता है कि ये छाया। इसके बाद देखिए इंसिडेंट लाइट, यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा। अब वो बात करते हैं, देखिए अब इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो प्रकाश उधर से आ रही है वो किस दिशा में है। सपोज कीजिए कि वो प्रकाश इधर से आ रही है, ठीक है, तो हम देखिए इसको हम ऐसे करते हैं तो इधर छाया जा रहा है, इसको हम ऐसे करते हैं इधर से लाइट तो इधर छाया जा रहा है, तो ये क्या है, छाया भी तो आपका बदल रहा है। तो ये किस पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की दिशा पर कि छाया किधर से आ रहा है। देखिए, सुबह के टाइम में सूरज का प्रकाश आता है आपका किधर से, पूरब से, तो छाया किधर बनेगी, इधर। वही बात करते हैं, फिर दोपहर को देखेंगे तो ऊपर आ जाता है, तो छाया 12 बजे ऊपर आ जाता है। फिर देखेंगे पीछे आपका शाम को तो सूरज उस तरह जाता है। यानी कि लाइट जिधर से आ रही है उस पर भी छाया का डिपेंड करता है कि आपका छाया इधर बनेगा कि उधर बनेगा कि इधर बनेगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, तो याद रखिएगा कि शैडो किस पर डिपेंड करता है, प्रकाश स्रोत पर, कि स्रोत प्रकाश का जो स्रोत है वो कैसा है, वस्तु की दूरी पर डिपेंड करता है, पोजिशन ऑफ शैडो पर डिपेंड करता है, और इंसिडेंट रे आपतित प्रकाश की दिशा पर, दिशा प्रकाश किधर से आ रहा है उस पर भी छाया डिपेंड करता है। प्रकाश पूरब से आ रहा है तो छाया किधर बनेगा, प्रकाश पश्चिम से आ रहा है तो छाया किधर से बनेगा, प्रकाश हमारे सर से आ रहा है तो छाया किधर बनेगा। तो ये भी क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक समझ गए? देखिए, छाया कभी भी वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करता, ये भी आपके एग्जाम में आया, याद रखिएगा कि छाया कभी भी वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करता। सपोज कीजिए कि अभी मेरा हाथ इस कलर का है, तो क्या छाया आपको दिख रहा है किस कलर का बन रहा है, छाया भी तो ऐसा बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हमेशा ब्लैक बन रहा है। तो याद रखिएगा, कोई भी कलर हो, छाया कैसा बनेगा, ब्लैक बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि छाया कभी भी वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करती, छाया हमेशा आपकी ब्लैक यानी कि काली बनेगी। आप कोई भी रंग बिरंगा वस्तु लेकर रख दीजिए, आपकी जो छाया बनेगी वो काली ही बनती है। ठीक है, चाहे आप कितने भी सुंदर हैं, कितने भी चीज़ें रखते हैं सुंदर सुंदर, कि इसकी छाया भी बिल्कुल रंगीन बनेगी, उस एकदम खाब की तरह, तो ऐसा नहीं, हमेशा छाया आपका ब्लैक बन जाता है। ठीक है, चाहे वो कितना भी सुंदर वस्तु लेकर रखे इसके सामने, हमेशा छाया क्या बनती है, ब्लैक। याद रखिएगा, ये कभी भी वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं करेगा कि आप लाल चीज़ रखें तो लाल छाया बनेगी, आपका ब्लू रखें तो ब्लू छाया बनेगी, पीला रखें तो पीला छाया बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा छाया आपका ब्लैक कलर का बनता है। ठीक है, चाहे आप कितना भी रंगीन चीज़ रख लें। यहाँ बात करते हैं कि देखिए, छाया का निर्माण हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट के, अपारदर्शी वस्तु के कारण ही होता है। देखिए, याद रखिएगा कि कभी कभी पूछता है कि छाया का निर्माण किसकी वजह से होता है, तो हमेशा याद रखिएगा ओपेक यानी कि अपारदर्शी वस्तु के कारण ही बनता है छाया। क्योंकि ये क्या करता है, ये तो देखिए, ये जो आपका पारदर्शी वस्तु है ये क्या करता है, मान लेते हैं आपका ये पारदर्शी वस्तु है, तो लाइट क्या करेगा, इसके अंदर पार कर जाएगा। जब इसके अंदर पार हो जाएगा तो छाया बनेगा नहीं, और इसके अंदर क्या होता है, आधा जाता आधा नहीं जाता, इसमें भी छाया नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पूरी तरह से रोक दे रहा है लाइट को कि पीछे नहीं आएगा, जब पीछे आएगा ही नहीं तो पीछे आपका ब्लैक हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये आपका छाया का निर्माण करता है। इतना आप लोग समझ गए। हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लगा, री मतलब क्या होता है, री मतलब दोबारा, 2 बार होता है। ठीक है, तो एक बार ये आता है और एक बार आकर चला जाता है, तो ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हुआ, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि देखिए, मान लेते हैं
कोई प्रकाश की किरण एक साइड से आ रही है ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं कि वो किसी से टकरा कर वापस चली जा रही है, तो वो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर लौट जाती है तो उसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब लौटने के कौन कौन से कारण हैं इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ रही है आपकी प्रकाश की किरण, सपोज कीजिए कि ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका सूर्य है, इससे किरण आ रही है, ठीक है। और यहाँ जो एक वस्तु है, देखिए यहाँ पर एक समतल वस्तु है जिसके एक साइड क्या किया गया है, कलई किया गया है। कलई का मतलब क्या होता है, एक साइड उसके पेंट किया गया है। देखिए मान लेते ये कोई वस्तु है, समतल एक वस्तु है, तो इसके एक साइड यहाँ पर पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो इस वस्तु से क्या होती है, टकरा कर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वस्तु पेंट की हुई है तो जाहिर सी बात है इधर आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इधर प्रकाश आएगी नहीं, इसीलिए टकरा कर चली जा रही है। तो देखिए अगर ये वस्तु यहाँ पर कलई नहीं किया रहता तो प्रकाश की किरण इसी में हेल जाती, और जब ये प्रकाश की किरण अंदर हेल जाती तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोल देते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ क्या पढ़ना है, परिवर्तन। देखिए अगर प्रकाश की किरण टकरा कर वापस चली गई तो उसे हम बोलते हैं परावर्तन। लेकिन अगर वो प्रकाश की किरण क्या हुई, आई और इस वस्तु के अंदर जाकर हेल गई, ठीक है, तो हेल गई तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। ये तो अभी अपवर्तन हमें लेंस में पढ़ना है, तो अभी यहाँ नहीं पढ़ना, तभी हम परावर्तन को देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आई और कि एक समतल ये है, प्लेन है, यहाँ पर एक साइड इसका कलई किया रहता है, समतल तल है जिसके एक साइड को कलई किया रहा है, तो इसी यहाँ से आकर यहाँ टकराई और टकरा कर चली गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन होता है। देखिए आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतन किरण कहते हैं। आने वाली जो ये किरण है इसको हम आपतन किरण कहते हैं। ये एक बिंदु पर टकराई और यहाँ पर हमें काल्पनिक रेखा पाते हैं जिसको अभिलंब कहते हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल या फिर कहेंगे अभिलंब। तो नॉर्मल मैंने एन इंडिकेट किया है तो इसको हम बोलेंगे अभिलंब, ठीक है। और यहाँ से आपतित किरण आकर इस जगह से टकराकर पार हुई तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आपतित किरण कोई किरण आ रही है और इससे टकराकर यहाँ पर आपतन, इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराकर क्या होते हैं, परावर्तित होती है, तो ये परावर्तित किरण हो गई। और ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये जो कोण, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो अब इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर समझते हैं कि कोई किरण आती है, आपतित किरण होती है, कोई किरण आ रही है, जिससे सपोज कि आपतित किरण आ रही है, आपतन बिंदु पर टकराकर परावर्तित होने के लिए क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, मतलब यहाँ से लौट जाती है। ये इधर से आ रही है, इधर से लौट जा रही है, ठीक है। तो आ रही है तो भाई अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है। जब ये अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और आपतन कोण, और फिर ये परावर्तित होती है तो भी अभिलंब के साथ ही कोण बनाती है, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। देखिए आपतित किरण कभी भी तल के साथ कोण नहीं बनाएगी, ये वाला कोण यहाँ नहीं होगा और ये वाला कोण यहाँ नहीं होगा, यानी कि आपतित किरण हमेशा अभिलंब के साथ कोण बनाती है जिसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण भी हमेशा अभिलंब के साथ कोण बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अब यहाँ देखिए बात यह समझने की है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला क्या है, आई इक्वल टू आर, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर ये आपतन कोण आपका ये 30 डिग्री का होता है तो परावर्तन कोण अपने आप 30 का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपतन कोण आपका ये 40 डिग्री का होता है तो परावर्तन कोण अपने आप 40 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना आई रहेगा उतना ही आपका ये आर ऑटोमेटिक आर हो जाएगा, जितना आर रहेगा उतना आई हो जाएगा, यानी कि जितना ये आपतन कोण रहेगा उतना मान लेते हैं ये परावर्तन कोण 50 है तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 50 हो जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू आर, जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही आपका परावर्तन कोण रहेगा। ये तो समझ गए। अब देखिए दूसरा नियम इसका क्या कहता है कि आपतित किरण, जो आने वाली किरण है आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब है, ऐसे सीधे हम जो काल्पनिक रेखा पा रहे हैं, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो बना अभिलंब है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा ये क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन यानी कि एक ही तल में। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, तभी क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझिए। देखिए
हम लोग बचपन में भी ये सब हरकत कर लिए हैं अनजाने में। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग कोई शीशा लिए रहते हैं, देखते हैं ऐसे सूरज का लाइट रहता है, उस शीशा को ऐसे चमकाते हैं दूसरे पर, ठीक है। तो एक तरफ से तो लाइट आपके शीशा पर चमक रहा है और दूसरी तरफ से उस व्यक्ति पर चमकेगा जिस पर आप चमकाना चाहते हैं, उसकी आंखों पर। या फिर कोई रंग बिरंगी घड़ी पहनी है तो घड़ी को भी ऐसे लाइट में रख दीजिए और जिस पर चमकाना चाहते हैं धीरे धीरे उसको तरफ ऐसे मुड़िएगा तो उस पर भी चमकना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये आपका लाइट आ रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं आपका घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, घड़ी है, और ये हो गया घड़ी, और जिसके मुंह पर चमकाना चाहते हैं यहाँ से उस घड़ी का लाइट निकल जाता है, घड़ी से वो चमकना शुरू हो जाता है। तो ये भी समझ गए। तो ये हम लोग बचपन में किए। चाहे कभी प्लेट ले लेते हैं, छीपा जिसको बोलते हैं, प्लेट ले लेते हैं, उस पर भी सूरज के प्रकाश को लेकर ऐसे चमकाते रहते हैं, एक दूसरे पे ऐसे चमकाते थे। तो ये वही होता है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश की किरण एक ओर से आई, इस वस्तु से टकराई और टकरा कर वापस ऐसे लौट गई, तो ये क्या कहता है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। याद रखिएगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परिवर्तन कोण होगा। आपतित किरण हमेशा अभिलंब के साथ कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी हमेशा अभिलंब के साथ कोण बनाती है। ये कभी भी तल के साथ कोण नहीं बनाएगी, ठीक है, इतना याद रखिए। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये तो आप समझ गए। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, याद रखिएगा कि ये जो कलई किया जाता है, किसी भी मिरर पर कलई किया जाता है तो वो क्या होता है, वो कलई किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr का कलई किया जाता है, ठीक है, ताकि प्रकाश की किरण क्या है उसके पार ना कर पाए, यहाँ से वो टकरा कर लौट जाए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाते हैं उसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि एक मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर लिखा है कि एक प्रकाश पारवर्तन तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। पारवर्तित होने के बाद यह कितने डिग्री पर जाएगी, मतलब पारवर्तित कितने डिग्री पर हो जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एक तल है, ठीक है, इसको एक साइड ये कलई किया है सिल्वर ब्रोमाइड से। तो यहाँ कह रहे हैं एक प्रकाश जैसे कि एक प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश आ रही है, तो ये कह रहा है, और यहाँ से ये क्या हो गई, लौट गई, ये तो लौट गई, इधर से आई और इधर से लौट गई, ये क्या है, अभिलंब हुआ है, ठीक है। तो आपको मालूम है जैसे कि ये आपको अभिलंब है, तो ये मालूम है कि आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा मालूम है। इस साइड भी 90 का बनाएगा और इस साइड भी ये क्या होता है, 90 का ही बनाएगा, ठीक है, ये तो आपको मालूम है। तो यही कह रहा है कि देखिए एक प्रकाश पारवर्तन तल, यहाँ पर क्या बात कर दिया, तल के साथ, क्वेश्चन में दे दिया है कि तल के साथ बनाएगी। तो मान लेते ये है पारवर्तन यहाँ पर मान लेते ये पारवर्तन तल के साथ कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, ठीक है। और कह रहा है कि पारवर्तित होने के बाद ये कितने डिग्री से, मतलब क्या हो जाएगी, पारवर्तित हो जाएगी। तो पारवर्तित होने के बाद ये क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर पारवर्तन कोण की बात कह रहा है कि अगर कोई किरण पारवर्तन तल के साथ तो 30 डिग्री का बना रही है, लेकिन क्या कर रहा है, ये पारवर्तित होने के बाद कितने डिग्री पर ये चले जाएगी, मतलब पारवर्तित हो जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए अब हमें इसे बनाना कैसे है, तो आपको मालूम है कि टोटल 90 डिग्री का होता है। जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अपने आप 60 डिग्री हो गया। और आपको ये भी मालूम है कि एंगल आर किसके बराबर होता है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। तो अगर एंगल आई आपका 60 डिग्री है तो एंगल आर भी तो आपका तुरंत 60 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा। तो ये है आपका आंसर कि यहाँ 60 डिग्री से क्या हो जाएगा, ये वापस पारवर्तित हो जाएगी। अगर कोई किरण 30 डिग्री के, देखिए अगर कोई किरण पारवर्तन तल याद रखिएगा, अगर तल लगा है तो क्वेश्चन यहाँ आएगा। लेकिन अगर कहेगा कि कोई एक प्रकाश पारवर्तन कोण के साथ अगर कहे, अगर पारवर्तन कोण कहे तो ये आ जाएगा 30, ठीक है, तब यहाँ पर तो फिर आपका 30 ऑटोमेटिक आंसर हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है पारवर्तन तल, जो भी दिक्कत है यहाँ समझने वाली बात है। अगर ये कहता पारवर्तन कोण, अगर ये कोण कहता तो यहाँ 30 हो जाता है, लेकिन अगर ये तल कहा है तो यहाँ 30 है, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये आपका 60 होगा, और ये जब ये 60 हुआ तो ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहता है पारवर्तन कोण, ठीक है, यहाँ पर पारवर्तन कोण कहता तो ये आपका हो जाता 30 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री, और ये भी आपका हो जाता है 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। तो क्वेश्चन आपका इसी तरह से पूछा जाता है। इस पर भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वो तल के साथ कहेगा तो तल के साथ कहेगा तो हम या तो यहाँ बनाएंगे या तो यहाँ बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कहेगा कोण, तो याद रखिएगा कौन सा कोण कर रहा है, आपतन कोण कर रहा है या पारवर्तन कोण। जब भी कोण कहेगा तो यहाँ बनेगा, तल कहेगा तो यहाँ बनेगा, ठीक है, इसको बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा यहाँ पर बात करता है
ये वाला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लाइट आपका 90 डिग्री से आती है तो टकराकर क्या होता है, वापस चली जाती है। सपोज कीजिए कि मैंने आपको क्या बताया अभी कि कोई प्रकाश इधर से आ रही है तो ये क्या होता है, इसी के कोण, जितना डिग्री के कोण से आएगी उतना ही डिग्री के कोण से क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। याद रखिएगा, जो प्रकाश, अगर ये प्रकाश आपका 30 डिग्री के कोण से आ रही है तो आपका 30 डिग्री के ही कोण से क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रकाश आपका 90 डिग्री से आ रही है, ठीक है, तो इस तल से टकराकर तो वापस 90 डिग्री पर न जाएगी। तो देखिए वही बात यहाँ कह रहा है कि अगर कोई लाइट 90 डिग्री से वापस टकराती है किसी तल पर तो वो क्या होता है, 90 डिग्री से टकराकर ऊपर चली जाती है, इसमें कोई भी छाया नहीं बनता। देखिए 12 बजे दोपहर को रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता है कि अगर 12 दोपहर का टाइम है और सूर्य आपके सर पर है तो आपकी छाया कहाँ बनेगी। तो उस स्थिति में आपको जवाब देना है कि 12 बजे जब सूर्य हमारे सर पर रहता है तो वो क्या होता है, एकदम बिल्कुल लंबवत रहता है, 90 डिग्री पर रहता है, तो हमारे सर से टकराकर ये वापस पुनः चला जाता है आसमान में, तो हमारी छाया नहीं बनती। दोपहर के टाइम हमारी छाया नहीं बनती है क्योंकि लाइट 90 डिग्री से आता है, हमारे सर से टकराता है और वापस टकराकर क्या होता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है कि दोपहर के टाइम में छाया नहीं बनता और जब लाइट 90 डिग्री पर आए तो भी छाया का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ये तो रहा आपका परावर्तन का नियम। अब हम पढ़ेंगे दर्पण क्या है। दर्पण में पढ़ेंगे समतल दर्पण। देखिए दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, मिरर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, देखिए समतल दर्पण, ये भी लाइन याद रखिएगा कि जब भी लाइट आएगा आपका, देखिए मान लेते हैं ये कोई तल है, चाहे ऐसे समझिए, सपोज कि देखिए जब भी लाइट आएगा तो आपका लेफ्ट साइड से लाइट आता है। ठीक है, आपका हमेशा लेफ्ट साइड से लाइट आता है, तो कलई जो होता है पेंट किया जाता है किसी भी वस्तु का तो वो राइट साइड से किया जाता है। याद रखिएगा, कभी भी किसी वस्तु को अगर पेंट करना है तो वो आपके राइट साइड से किया जाता है क्योंकि प्रकाश हमेशा लेफ्ट साइड से आएगा। अगर इस साइड आप कलई नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश इसी में हिल जाएगा तो परिवर्तित तो होगा नहीं, ये तो परिवर्तित होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश सीधे हिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कलई किया जाता है कि इससे टकरा कर क्या हो जाए, प्रकाश इधर आ जाए, इधर ना जाए। ठीक है, तो इसलिए कलई किया था। तो प्रकाश जब आपका मालूम है कि लेफ्ट साइड से आ रहा है तो कलई हम कहाँ करेंगे, कलई यानी कि पेंट होता है हमेशा राइट साइड से, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर दर्पण की। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आपके समतल दर्पण होते हैं, आपके एक गोलीय दर्पण होते हैं। समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण कौन दर्पण होता है, जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं, जो हम लोग फेस देखते हैं तो वो आपका समतल दर्पण होता है। ठीक है, तो देखेंगे उस जैसे कि जिसमें हम लोग फेस देखते हैं तो उसके शीशा को देखिएगा, पीछे से आपका कलई किया रहता है, पेंट किया रहता है या फिर कूंड लगाया रहता है, कुछ भी जैसे कि छोटा वाला शीशा देखें, देखिए जैसे कि ये है, यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ये आपका शीशा हो गया, ये आपका शीशा है, और देखिए इसके पीछे क्या होता है, कलई किया रहता है। ये कलई किसका किया रहता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का किया रहता है। ठीक है, अगर अब इस पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो सीधे परिवर्तित हो जाएगी क्योंकि इधर ये नहीं आएगा, और जब ये इधर नहीं आएगा, मतलब इधर नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा फेस दिखेगा। तो यही बात है, हम लोग जो शीशा का यूज करते हैं, ये कौन सा शीशा है, तो ये आपका समतल है, समतल दर्पण है। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण में आप इधर साइड मुंह देखते हैं क्योंकि प्रकाश इधर से आता है, तो यहाँ पर आपका फेस दिखता है, और इधर प्रकाश नहीं जा पाता है क्योंकि पीछे इसका कलई किया रहता है। आप लोग जिस शीशा में मुँह देखते हैं उसके पीछे देखिएगा पेंट किया रहता है, कभी कभी लाल से पेंट किया रहता है, कभी व्हाइट से भी पेंट किया रहता है, लेकिन पेंट किया रहता है। ठीक है, तो ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये किसी गोला का भाग होता है। सपोज कीजिए कि ये मान लेते हैं गोला है और इसको हम बीचे बीचे काट देते हैं तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर बढ़ जाएगा और एक इधर बढ़ जाएगा, और यही दोनों गोला क्या होता है, एक आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, एक आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, फिर भी आपको समझा देते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये गोला है, ये गोला है, इसको आपने बीचे बीचे ऐसे काट दिया। जब आपने काट दिया तो एक ये ऐसे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए। और आपको मालूम है कि कलई कहाँ किया जाता है, कलई हमेशा आपको मैंने बताया कि राइट साइड में किया जाता है। याद रखिएगा, कलई कहाँ किया जाता है, पेंट कहाँ किया जाता है, राइट साइड में, क्योंकि प्रकाश हमेशा लेफ्ट साइड से आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसके राइट साइड में ऐसे कलई कर दिए और इसके भी राइट साइड में ऐसे कलई कर दिए। ठीक है, अब हम जानेंगे कि यहाँ पर गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। हम याद कैसे करेंगे उत्तल दर्पण कौन है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, उठा, यहाँ से प्रकाश आएगा। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और ये उठा हुआ है तो प्रकाश यहाँ से ऐसे परिवर्तित हो जाएगा। ये उठा हुआ है तो इसको, ये कौन सा दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, फिर आपका प्रकाश यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, तो ये देखिए ये क्या है, अवतल है, ये क्या है, उठा नहीं है, ये अंदर से ऐसे धंसा हुआ है, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये दर्पण हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है,
कॉनकेव मिरर और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये अभी आप समझ लीजिए कि मिरर दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, आज हम समतल दर्पण से देखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में मतलब हर प्रीवियस ईयर में यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं, क्वेश्चन भी उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण कैसा होता है, इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि समतल दर्पण का एक जो सब पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कलई किया रहता है, पेंट किया रहता है। ठीक है, तो ये देखिए समतल दर्पण है, ये आपका समतल दर्पण है जिसका ये वाला पार्ट आपका पीछे साइड से, राइट साइड से क्या किया गया, कलई किया गया, क्योंकि प्रकाश आपका हमेशा किधर से आता है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण के सामने मैंने एक प्रतिबिंब रखा है, तो हमें जानना है कि इसकी छाया कैसी बनेगी, मतलब इसका इमेज कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ से एक किरण आपका सीधे जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक किरण क्या जाएगी, सीधे, ऐसे मान लेते हैं सीधे गई। अब आपको मालूम है कि 90 डिग्री के एंगल पर जो भी किरण आएगी वो वापस लौट कर चली जाती है, फिर वापस वहीं लौट जाती है। मान लेते हैं इधर से एक किरण आ रही है, तो यहाँ से टकराई, तो ये क्या होता है, 90 डिग्री पाई है, तो 90 डिग्री से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, तो ये तो लौट गई। इसके बाद बात करते हैं कि देखिए फिर हम एक किरण को नीचे से लाएंगे ऐसे स्ट्रेट, तो यहाँ से आए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है प्लेन मिरर, इससे क्या होता है, ये किरण आई तो फिर ये क्या हो जाएगी, इधर से परिवर्तित हो जाएगी, तो ये भी परिवर्तित हो गई, तो ये आई एंगल से, ये हो गया आपका आर। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये तो लौट आई, तो हमें छाया कैसे बनेगा, प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसे बनता है। तो देखिए प्लेन मिरर में हमें क्या बनता है, दोनों रे को हमें क्या करना है, मीट करना, मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ ऐसे और बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसे भी हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बढ़ाए, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर आपका इमेज बनना शुरू हो जाएगा, तो ये वाला इमेज आपको यहाँ बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला आपका इमेज यहाँ बनेगा। अब देखिए दोनों मिल गया, यहाँ पर आपका इमेज बन गया। देखिए तो अब बात करेंगे इमेज आपका बनता कैसा है, तो इमेज आपका सीधा बनेगा, जैसे कि ये वाला फिगर है, बिल्कुल ये है, ऐसा थोड़ी नहीं ऊपर नीचे हो गया है। तो इमेज कैसा बनेगा, आप याद रखिएगा कि समतल दर्पण में इमेज आपका सीधा बनता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग ऐनक में मुंह देखते हैं, तो हम लोग मुंह देखते हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आपका ऐनक में पैर दिखेगा, आपका भी तो फेस दिखता है, यानी कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, समतल दर्पण में, तो ये क्या होता है, इमेज आपका इसमें सीधा बनता है। आप लोग ऐसे भी ऐनक में देखकर बता सकते हैं कि हमारा सीधा फेस बन रहा है, यानी कि इमेज आपका सीधा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं आभासी। आभासी हो गया, वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, क्योंकि देखिए ये पर्दे पर नहीं बना, ये पर्दे के पीछे, जो भी इमेज आपके पर्दे के पीछे बनता है तो वो कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, हम बस ऐसे याद कर सकते हैं कि उसको आभास करेंगे, क्योंकि क्या होता है, पर्दे के पीछे बन रहा है। तो जो पर्दे के, ये आपका समझिए कि एक तरह से समतल दर्पण ये एक पर्दा का काम कर रहा है, तो पर्दे के पीछे इमेज बन रहा है। तो जब पर्दे के पीछे इमेज बनता है तो वो इमेज कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यह इमेज इक्वल साइज का बनता है। इक्वल मतलब क्या होता है, अगर ये वाला 5 फीट का है तो ये वाला इमेज भी आपका 5 ही फीट का होगा। समझ गए, एक तो क्या करता है, एक तो इमेज आपका सीधे बनता है। ठीक है, और जितना बड़ा आपका अगर ऐनक में आप इतना ही पार्ट देख रहे हैं ऐनक में, तो आपका देखेंगे कि ऐनक में भी इतना ही पार्ट दिखेगा पीछे उधर साइड से, तो यानी कि ये भी जैसे कि इक्वल साइज का बनेगा, ये दोनों इक्वल साइज का बनेगा, साथ ही साथ ये दोनों सीधा बनेगा। और आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि पर्दे के पीछे इसे बन रहा है, पर्दे के पीछे जो भी इमेज बनती है वो आभासी होते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि जितना दूरी पर वस्तु रहती है प्रतिबिंब भी उतना दूरी पर बनेगा। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु है, तो ये इमेज भी आपका 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। समझ में आया, देखिए इसको समझते हैं 1 मिनट। यहाँ पर बात करते हैं हम समतल दर्पण की। देखिए समतल दर्पण में हमने दोनों को मिलाया रेज को, तो यहाँ पर आपका दोनों रे मिली, तो यहाँ पर इमेज बना। इमेज कैसे बनेगा, देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पहली वस्तु है तो इसका इमेज भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इमेज जैसा ये सीधा है तो इसका मुंडी भी बिल्कुल सीधा रहेगा, इसका मुड़ी भी ऊपर, इसका भी, तो इमेज भी आपका एकदम सीधा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं ये इमेज का साइज जितना इधर रहेगा इतना ही इमेज का साइज इधर भी दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में। अब बात करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु प्लेन मिरर के जितना पास जाएगा शैडो भी उतना ही पास आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए आप लोग जो प्लेन मिरर में हम लोग जो फेस देखते हैं डेली, तो कभी कभी आपके फेस पर मान लेते हैं इधर मान लेते हैं यहाँ पर घाव हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उस घाव को ऐनक में देखने के लिए और हम पास ले जाते हैं, ऐनक और पास लाते हैं। तो आप देखें कि ऐनक में जो फिगर हमारा जो इमेज बन रहा है वो भी और पास आता है और इतना बड़ा फिगर दिखेगा।
ऐनक में दम पास लाएंगे तो यहाँ से हम देखते हैं, तो वो भी क्या होता है, इमेज पास आता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो वस्तु है प्लेन मिरर के जितना पास जाएगी, हम प्लेन मिरर के जितना पास जाएंगे आप देखेंगे उधर से हमारा प्रतिबिंब भी उतना ही पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में कि शैडो भी उतना ही पास आएगा। अब देखिए प्लेन मिरर में देखने पर लेफ्ट हैंड राइट साइड और राइट हैंड लेफ्ट साइड दिखता है, परंतु प्रतिबिंब उल्टा यानी कि ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखता है। अब बात करते हैं, देखिए सपोज कीजिए कि आपने शीशा के सामने क्या करेंगे, आप बाल झाड़ते हैं, ऐसे मान लेते हैं बाल झाड़े, तो आप जो शीशा है उसमें देखेंगे तो लगेगा कि आप इस हाथ से बाल झाड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये हाथ उठाते हैं तो मिरर में आपको ये हाथ उठा दिखेगा सिर्फ। तो यही क्या होता है कि प्लेन मिरर में देखने पर लेफ्ट हैंड राइट साइड और राइट हैंड क्या होता है, लेफ्ट साइड दिखता है। ठीक है, लेकिन हमारा प्रतिबिंब यानी कि जो हमारा मूड़ी है, ऐसा तो नहीं है कि हम अपना फेस देखते हैं तो हमारा पैर ऊपर दिखता है, नहीं, आपका फेस तो सेम देखा है। तो वही बात कर रहे हैं कि लेकिन प्रतिबिंब आपका उल्टा नहीं दिखता है, सिर्फ आपका हाथ, ये वाला पार्ट, हाथ अगर लेफ्ट उठाते हैं तो राइट दिखेगा, राइट उठाते हैं तो लेफ्ट दिखेगा, लेकिन जो ये वाला पार्ट है लेटरली, ये क्या होता है, ये बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, फेस देख रहे हैं तो फेस ही दिखेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि प्लेन मिरर में देखने पर लेफ्ट हैंड राइट साइड और राइट हैंड लेफ्ट साइड दिखता है, परंतु प्रतिबिंब जो होता है आपका जो इमेज है वो उल्टा नहीं दिखता है। ठीक है, यह आप लोग अपने मिरर के सामने करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए अब इसका प्रतिबिंब तो ये पर्दे पर नहीं प्राप्त हो रहा है, इसके पीछे जा रहा है, तो पीछे जा रहा है तो ये क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब बन गया। तो ये क्या होता है कि समतल दर्पण, जो ये समतल दर्पण है, इसका प्रतिबिंब को हम कभी भी इस पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं करने के कारण ये पर्दे के पीछे बनता है, तो ये कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब। अब आपसे कोई पूछेगा कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो पहले तो वो सीधा होता है, साइज भी एकदम बराबर रहता है, इसके साथ साथ आपका ये आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जितना दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा उतना ही जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। अगर आप इधर खड़े हैं और राइट हैंड उठा रहे हैं तो इस साइड आपको लेफ्ट हैंड उठेगा, अगर आप इधर लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो इस साइड आपका राइट हैंड उठेगा। ठीक है, ये लोग आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये प्रतिबिंब है, सिर्फ हाथ को छुड़ाकर जो ये प्रतिबिंब है जैसा का तैसा दिखता है। ठीक है, इतना समझ गए, यही आपका प्लेन मिरर है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लेन मिरर में किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जब हम मॉल में जाते हैं, कपड़ा चेंज करने वाला जो लगाया रहता है, जो बॉक्स बनाया रहता है, उसमें देखेंगे कि हमारा चारों तरफ शैडो दिखता है, मतलब हमारी चारों तरफ परछाई दिखती है। तो वहाँ पर जानेंगे कि देखिए जब दो प्लेन मिरर, जब दो समतल दर्पण को बिल्कुल आमने सामने रखेंगे, कह रहा है कि जब दो समतल दर्पण को अगर हम बिल्कुल आमने सामने रखते हैं तो उसमें हमारी इमेज कितनी बनती है, क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो याद रखिएगा कि उसमें हमारी इमेज अनंत बनेगी, अनगिनत बनेगी। देखते हैं बहुत सारा इमेज बन जाता है। तो यही बात है कि कैसे अनंत बनेगी, तो देखिए मान लेते हैं ये भी प्लेन मिरर है और ये भी आपका प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर को हम दम सामने रखें और इसके बीच में जाकर खड़े हो गए, तो देखिए हमारी जो शैडो अनगिनत बन जाएगी। कैसे कि देखिए इधर से आपका लाइट आ रहा है, इस पर पड़ेगा तो इस पे ये परिवर्तित करेगा इसको, ये परिवर्तित करेगा इसको, ये परिवर्तित कर देगा इसको, तो हमारा क्या हो जाए, इमेज बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ है कि दो समांतर रेखाओं के सामने हम जाते हैं तो हमारी इमेज कितनी बनती है, तो वो अनंत बनती है, अनगिनत बनती है। ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा टाइप आता है कि जब दो प्लेन मिरर को ऐसे रखते हैं कि वो 60 डिग्री के एंगल पर, चाहे 30 डिग्री के एंगल पर, चाहे 20 डिग्री के एंगल, जब दो प्लेन मिरर को हम इतने डिग्री के एंगल पर रखते हैं और उसके बीच हम जाते हैं तो हमारा इमेज कितना बनेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है। तो देखिए ये समझिए कि आपका एक ये प्लेन मिरर है, एक ये प्लेन मिरर, इसके बीच में मान लेते हैं ये बेबी है, तो अब पूछ रहा है कि इसका फिगर कितना बनेगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये मिरर 1 हुआ, ये मिरर 2 हुआ, और ये कितने डिग्री के एंगल पर झुके हैं, तो 60 डिग्री के एंगल पर दोनों एक दूसरे के सामने रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें इमेज कितना बनेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बटा आप थीटा कर देंगे। 360 बटा क्या हो जाएगा, थीटा, इसको याद रखिएगा। देखिए जो ये थीटा रहेगा, जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दिया रहेगा कि कितने डिग्री पर वो दोनों मिरर रखा हुआ है, तो वो थीटा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए मान लेते हैं इस क्वेश्चन में आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, 360 बटा 60 यानी कि 6 इमेज आया। तो यहाँ पर 6 इमेज मत लिख दीजिएगा, पहले देखिए अगर आपका 6 इमेज आता है, ठीक है, तो ये क्या है, इवन संख्या है, 6 आपका इवन संख्या है। तो ये क्या करेगा, अगर आपका इवन संख्या आया है, 6 इमेज आया है, ये आई है, 69 मत समझ लीजिएगा,
अगर 6 आपका इमेज आया तो अगर इवन नंबर आया तो इवन में से हम एक को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अगर ये नंबर ऑड आया, मान लेते हैं यहाँ पर 7 आता तो यहाँ पर 7 का 7 ही रह जाता, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा इमेज कितना बनेगा, तो भाई यहाँ पर तो आपके 5 इमेज बनेंगे। देखिए 360/60 किए तो आपका 6 आया। 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में से हमें एक क्या करना है, कम करना है, एक को घटा देना है, ठीक है। एक को कम करेंगे तो हम क्या, 6 में से एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, ये आपका प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन लिया है कि दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं। दो समतल दर्पण है, दोनों को 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है। जब किसी सिक्के को दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तो सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ पर देखिए आपको पागल क्या बनाया गया है, यहाँ पर जो 4 सेंटीमीटर दिया है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। जब डायरेक्ट दे दिया है कि 60 डिग्री के कोण पर दो समतल दर्पण झुके हैं, मान लेते ये दो समतल दर्पण है, एक ये है एक ये है, और ये 60 डिग्री के कोण पर झुके गए हैं। यहाँ कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर हम एक क्या रखें, सिक्का रखें, तो इसका सिक्के का कोई मतलब नहीं। आप क्या करेंगे, आप करेंगे 360 डिग्री बटा 60 करेंगे, आपका ये कट जाएगा, ये आपका 6 आएगा। तो 6 नहीं होगा। अब देखेंगे कि ये जो 6 है ये क्या है, इवन नंबर है, तो हम 6 में से एक घटा देंगे तो ये 5, यानी कि 5 प्रतिबिंब बनेगा। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैंने इसको डिटेल से समझा रही हूँ कि इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे आए हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। देखिए तो अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। समझ में आया कि जब भी यहाँ पर आपका इवन नंबर आए तो इसमें से एक घटा देना है, और ये आपका फॉर्मूला हो गया कि 360/θ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए अगर यही क्वेश्चन कहता है कि दो समतल दर्पण परस्पर, यहाँ पर हटाइए, दो समतल दर्पण मान लेते हैं एक दूसरे के सामने है, कोण पर नहीं रहता, दो समतल दर्पण परस्पर रखे गए हैं, चाहे सामने रखे गए हैं, तो और कहता है कि जब किसी सिक्के को दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूर रखा तो सिक्के के कितने इमेज बनेंगे। तो याद रखिएगा, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखे गए हैं तो वहाँ पर अनगिनत बनेंगे। अनगिनत यहाँ पर लिख देना कि जब दो पैरेलल प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने रखेंगे तो अनगिनत बनेगा। फिगर कैसा बनेगा, इमेज अनगिनत, बहुत सारे बनेंगे। और लेकिन अगर जहाँ भी कोण दे दिया, एंगल दे दिया, तो आप ये फॉर्मूला लगाकर इसको बना सकते हैं। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो देखिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे आपने यहाँ समझा वही चीज़ आपको यहाँ है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर भी एक लड़की है, ठीक है। देखिए अगर ये दर्पण के इस साइड 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के उस साइड, तो वो भी कितना बनेगा दर्पण के अंदर, तो 5 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। देखिए अगर हमने मान लेते हैं यहाँ पर समतल दर्पण लिया है, अगर हम अपने मुंह को दर्पण के पास लाएंगे तो देखेंगे कि उधर से भी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी और पास आते नजर आएगा। अगर हम अपने फेस को दर्पण से ऐसे दूर हटाएंगे तो देखेंगे कि इधर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी दूर हटेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको फेस पर कुछ लग गया तो कहेंगे क्या लगा है, देखिए तो, और ये फेस पास लाएंगे तो देखेंगे प्रतिबिंब भी आपका पास आता जाएगा, ठीक है। ये सब आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो अगर कोई लड़की 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है तो उसका प्रतिबिंब भी इस साइड 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप समतल दर्पण के सामने दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि आपका प्रतिबिंब भी डबल, आपसे दुगने वेग से दौड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर वेग की बात आती है, दौड़ने की बात आती है कि आप समतल दर्पण के सामने 5 समझिए, समतल दर्पण के सामने आप भी वेग से दौड़ रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब उधर से 2v वेग से दौड़ता नजर आएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला। अगर देखिए अगर आप दर्पण में थीटा डिग्री के एंगल पर खड़े हैं तो आपको ये आपको 2θ पर दिखेगा। जैसे कि देखिए मान लेते हैं हमने ये ऐसे किया है, हम अपने फेस को दर्पण के सामने ऐसे घुमाएंगे ऐसे, तो देखेंगे कि ये घूम रहा है जो फेस, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी ऐसे मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। मुड़ता है ना, तो क्या होता है, ये थीटा एंगल पर, अगर ये थीटा डिग्री पर मुड़ा रहे हैं तो ये 2θ पर मुड़ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं, देखिए ये आपका इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछेंगे, इसको समझिएगा तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं ये आपका दर्पण है, ये कलई किया हुआ है, समतल दर्पण का एक साइड हमेशा कलई किया रहता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं ये दर्पण है, इससे हम 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 3 मीटर की दूरी पर मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। इसके बाद कह रहा है कि आपका मित्र 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब ये मेरा मित्र है,
तो ये क्या है 4 मीटर। यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये आपके दर्पण से कितना 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हमारा मित्र इधर दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो जाहिर सी बात है इसका प्रतिबिंब भी इधर 4 मीटर की होगा, 4 मीटर अंदर होगा, क्योंकि हमने क्या बढ़ाया है, अगर जितने सेंटीमीटर यहाँ खड़े अब आपका प्रतिबिंब उतना ही सेंटीमीटर दूर उधर होगा। तो 4 सेंटीमीटर आप 4 मीटर इधर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी 4 मीटर उधर बनेगा, ठीक है, 4 मीटर की दूरी पर रहेगा। अब बात करते हैं कि और हमारा प्रतिबिंब भी कैसा होगा, 3 मीटर की दूरी पर इधर बनेगा, 3 मीटर। अब ये कह रहा है कि आपके मित्र का प्रतिबिंब, यानी कि हमारे मित्र का प्रतिबिंब यहाँ है, ठीक है, और आपके बीच की दूरी क्या है, हमारे बीच का है, हमारे प्रतिबिंब के बीच नहीं, यानी कि यहाँ पर हम खड़े हैं हमारे बीच, तो इसकी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये वाला तो आपका 4 सेंटीमीटर हो गया और हमारी दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम दोनों को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और इस तरह के आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया ये वाला कि अगर देखिए, अगर हम दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी उधर साइड 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि अगर आपका दोस्त 4 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी अंदर में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम 3 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये कह रहा है कि आपके दोस्त का प्रतिबिंब और आपका क्या है, आपके बीच कर रहा है, आपके प्रतिबिंब के बीच नहीं कर रहा है, आपके प्रतिबिंब के बीच कहता इतना ही दूरी पूछता, लेकिन कह रहा है आपके बीच और आपके दोस्त के प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी है। तो हमारे बीच 3 सेंटीमीटर और ये आपका परछाई दोस्त का है 4 सेंटीमीटर, 3 4 कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, आज के लिए हम इस क्लास को यही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी गोलीय दर्पण के पढ़ेंगे, जिसमें उत्तल लेंस, अवतल लेंस पढ़ेंगे। इसके बाद पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब पूछे गए हैं। तो एक एक करके कल देखेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।